एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां तथा पुनर्स्थापना को। ओके, ये हमारी जो सेकेंड बुक है ना, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका अध्याय 5 है जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ओके, और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसी वीडियो से हम इस चैप्टर को समझने की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को समझना यानी कि इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा इसी बुक का, एक दल के प्रभुत्व का दौर, ओके, अगर ये वाला चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कांग्रेस प्रणाली जो ये शब्द है, ओके, शब्द का समूह है, इसका मतलब क्या है। देखो, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है, अगर आपने अच्छे से नहीं समझा है तो समझ लेना और मैं बता देती हूँ। कांग्रेस प्रणाली का मतलब ये है कि जब हमारा देश आज़ाद होता है तो आज़ाद हो जाने के बाद देश में जो भी चुनाव होते हैं, यानी कि 5-5 वर्षों में लगभग 3 जो चुनाव होते हैं शुरुआत के, उसमें मात्र कांग्रेस ही जीतती है। ओके, उस टाइम में केवल और केवल कांग्रेस जीतती है, चारों तरफ मात्र कांग्रेस का वर्चस्व रहता है। और उसी समय को, उसी कालखंड को कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यानी कि कांग्रेस का जो ये वर्चस्व रहता है, जिसमें तीनों आम चुनावों में सिर्फ कांग्रेस की विजय होती है, कांग्रेस ही जीतती है, तो उसी को हम कहते हैं कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस का वर्चस्व। अब क्या होता है, इस कांग्रेस के वर्चस्व को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और बाद में इसकी पुनर्स्थापना होती है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो कांग्रेस तीनों चुनाव में जीतती आ रही थी, जो कांग्रेस का वर्चस्व जो पूरे देश में था, अब उसके सामने कौन सी चुनौतियां आ जाती है और क्या क्या कांग्रेस के साथ होता है, कांग्रेस में क्या क्या समस्याएं आती है और अंत में जाकर किस तरीके से इसकी पुनर्स्थापना होती है और वास्तविकता में पुनर्स्थापना का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर शॉर्ट में कहूँ तो कांग्रेस में क्या टूट होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कांग्रेस आगे क्या करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारा आज़ाद हुआ था भारत, तो आज़ादी के बाद शुरुआत में जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था ना, वो 2 बैलों की जोड़ी था। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी क्या है, अभी हाथ का पंजा है ना, तो वो नहीं था। शुरुआत में जो चुनाव चिन्ह था वो 2 बैलों की जोड़ी था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात भी है, आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये MCQ में बन के आ सकता है कि शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था, तो आपको बता देना है 2 बैलों की जोड़ी। ओके, चलिए अब देखते हैं कांग्रेस में क्या क्या चुनौतियां आती है, क्या क्या उसमें कांग्रेस प्रणाली को चुनौतियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली जो चुनौती आती है वो आती है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। अब ये क्या है, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, क्या मतलब है इससे। देखो क्या होता है कि उस टाइम पर कांग्रेस की कमान कौन संभाल रहे थे, नेहरू जी, और अचानक से नेहरू जी की तबीयत खराब होने लगती है और 1 साल तक उनकी तबीयत खराब होती रहती है और फिर 1964 के मई में जाकर नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि जिस कांग्रेस को नेहरू जी संभाल रहे थे, जिसकी जान थे, कांग्रेस की जान थे कौन, नेहरू जी, वो अब चल बसे थे, कांग्रेस को छोड़कर, पूरे भारत को छोड़कर चले गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी 1964 में। अब उसके बाद समस्या उत्पन्न हुई कि नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बनेगा। यानी कि जब नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन है जो नेहरू की जगह ले सकता है, कौन है जो कांग्रेस पार्टी की कमान को संभाल सकता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस प्रणाली के सामने आकर खड़ी हो गई नेहरू की मृत्यु के बाद कि अब कौन कांग्रेस का नेतृत्व करेगा। ओके, क्यों, देखो, जब ये समस्या हमारे सामने यानी कि कांग्रेस पार्टी के सामने आकर खड़ी हुई तो भारत से बाहर के बहुत से लोगों को ये संदेह होने लगा, यानी कि वो हम पे डाउट करने लगे कि नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी रह पाएगा या नहीं। जैसे ही नेहरू की मृत्यु हुई तो लोगों को ऐसा लगने लग गया कि अब क्या भारत में लोकतंत्र कायम रह पाएगा या नहीं, लोकतंत्र के जरिए भारत चलेगा या नहीं चलेगा। तो इस तरीके के सवाल गूंजने लगे।
ओके, और गूंजने जायज़ थे। जायज़ क्यों थे? क्योंकि उस टाइम पर जब नेहरू की मृत्यु हुई थी, उस टाइम पे चल रहा था खतरनाक दशक। अब ये खतरनाक दशक क्या है? तो देखो, जो 1960 का दशक है उसे खतरनाक दशक कहा गया है। खतरनाक दशक क्यों कहा गया है, यही अभी आप समझिए। देखो, क्यों कहा गया कि ये खतरनाक दशक था? क्योंकि गरीबी ले लो, आप गैर बराबरी ले लो, सांप्रदायिकता ले लो, क्षेत्रीय विभाजन जैसी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई थी। ओके, यहाँ पे न नहीं आएगा, उत्पन्न थी इसी टाइम पर। ओके, इसी टाइम पर ये सारी समस्याएं जैसे कि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय विभाजन जैसी कठिन कठिन जो समस्याएं थी वो इस टाइम पर भारत के सामने क्या हो गई थी, उत्पन्न हो गई थी। और कब? 1960 के दशक में। ओके, तो इसीलिए इसे कहा गया 1960 के दशक को खतरनाक दशक। तो अब ऐसे टाइम पर नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है इसी टाइम पर, और देश इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है और देश में इतनी कठिनाइयां हैं कि इस टाइम को खतरनाक दशक या खतरनाक टाइम कहा जाने लगा। तो लोगों को संदेह होने लगा कि नेहरू के बाद लोकतंत्र कोई संभाल पाएगा क्या, लोकतंत्र भारत में चल पाएगा? तो ऐसा लोगों में चिंता सताने लगी, पर बहुत ही आसानी से इस समस्या को हल कर लिया गया। आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है नेहरू के बाद शास्त्री। क्या मतलब है इस लाइन का? देखो समझते हैं, है ना। देखो, नेहरू के उत्तराधिकारी का सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक ठगे से रह गए। यानी कि जो बोल रहे थे क्या लोकतंत्र चलेगा, कैसे नेहरू का उत्तराधिकारी चुना जाएगा, इतनी सारी देश में समस्याएं हैं, तो इन सबको जो आलोचक ऐसी आलोचनाएं कर रहे थे उनका मुंह बंद हो गया जब बहुत ही आसानी से नेहरू के उत्तराधिकारी को ढूंढ लिया। तो कौन बने नेहरू के उत्तराधिकारी? तो नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे के कामराज, ओके, के कामराज उनका नाम है, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने पूछा कि अब किसे उत्तराधिकारी बनाए, नेहरू जी के बाद अब किसे प्रधानमंत्री के लिए चुने। ओके, ऐसा उन्होंने पूछा। तो क्या हो गया? उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में थे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है नेहरू के बाद शास्त्री, यानी कि शास्त्री मीन्स लाल बहादुर शास्त्री। तो लोगों ने कहा, लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को देखा, चुना और कहा कि अब हमारे अगले नेतृत्व करने वाले बनेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। ओके, तो सभी सांसदों ने लाल बहादुर शास्त्री जी का पक्ष लिया और फिर क्या था? फिर नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि शास्त्री जी में ऐसा क्या था कि उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया गया? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखो, शास्त्री जी बेसिकली उत्तर प्रदेश से थे, यानी कि वो यूपी से थे। नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक उन्होंने काम भी किया हुआ था, है ना, तो बहुत ज़्यादा उन्हें एक्सपीरियंस था, मंत्री बने हुए थे। ओके, उसके साथ साथ नेहरू शास्त्री जी जो थे, ओके, उनकी सादगी, आपकी जो छोटी कक्षाएं होती है उनमें शास्त्री जी के ऊपर छोटे छोटे चैप्टर्स आते हैं हिंदी की बुक में, आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। जो शास्त्री जी है वो बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। ओके, यानी कि कह सकते हैं सादा जीवन उच्च विचार, बहुत ही अच्छा इंसान थे। ओके, तो उनकी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध थे, कर्मनिष्ठ भी थे, अपने कामों को पूरा करने के लिए भी काफ़ी तत्पर रहते थे। इसीलिए शास्त्री जी का चयन किया गया। और एक घटना है जो ये बताती है कि नेहरू जी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को किस तरीके से स्वीकार करते थे। क्या हुआ, एक बार बड़ी रेल दुर्घटना हो चुकी थी और उस टाइम पर जो शास्त्री जी थे वो रेल मंत्री के पद पर थे। तो उन्होंने इस दुर्घटना को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार किया और इसका पछतावा करते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया। तो इससे ये पता चलता है कि नेहरू जी कितने अपने काम के प्रति सच्चे थे, लगन से करते थे और हर चीज़ को सोच समझकर फैसले लेते थे। तो इसी आधार पर लोगों ने शास्त्री जी को पसंद किया और नेहरू के बाद अगले प्रधानमंत्री बने शास्त्री जी। चलिए देखते हैं अब शास्त्री जी अपने कार्यकाल में क्या कुछ करते हैं। तो शास्त्री जी का कार्यकाल देखो, शास्त्री जी 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे, यानी कि 64 से 66 तक प्रधानमंत्री बनकर रहते हैं। ये काफ़ी कम समय है एक प्रधानमंत्री के लिए। देखो, बड़े कम दिनों तक वह प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहते हैं, बहुत कम टाइम तक।
लेकिन इसी छोटी अवधि में देश ने 2 बड़ी चुनौतियों का सामना किया था। यानी कि जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने बहुत कम समय के लिए, तो उसमें भी देश को बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी उसके सामने, देश के सामने, तो उनका नेहरू जी ने सामना किया था। अब देखते हैं क्या क्या चुनौतियां थी। देखो, पहली चुनौती तो ये थी कि भारत और चीन के युद्ध के कारण पैदा हुए आर्थिक कठिनाई। देखो, आपको पता है 1965 में और 1962 में तो भारत चाइना युद्ध हुआ था, है ना। तो इसकी वजह से देश में आर्थिक कठिनाइयाँ आ चुकी थी, तो ये इसका भी सामना नेहरू जी को करना पड़ा। साथ में 1965 में पाकिस्तान के साथ भी हमें युद्ध करना पड़ा। तो ये सारी चुनौतियाँ नेहरू जी के सामने आ चुकी थी। दूसरी चुनौती क्या थी? दूसरी थी मानसून की असफलता। यानी कि उस टाइम पर क्या था, जल जो वर्षा है वो इतनी अच्छी नहीं हुई थी, जिससे सूखे की स्थिति बन गई थी और इसी कारण गंभीर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। तो इन चुनौतियों का इनको अपने कार्यकाल में सामना करना पड़ा। ओके, और इसीलिए शास्त्री जी ने एक बहुत ही अच्छा नारा दिया है जो आपको पता है, जय जवान जय किसान का नारा। ओके, और ये नारा बताता है कि शास्त्री जी इन दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। देखो, जय जवान मतलब यहाँ सीमा युद्ध से रिलेटेड यहाँ पर समस्या थी, और खाद्यान्न संकट, सूखे की स्थिति, ये किससे रिलेटेड थी? किसान से रिलेटेड। तो इसी कारण ये नारा बनकर आया, शास्त्री जी ने दिया, जय जवान जय किसान, यानी कि किसान और जवान मिलकर ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से नेहरू जी का कार्यकाल बहुत छोटा था और उन्होंने काम किया। अब आपके मन में आ सकता है कि नेहरू जी का कार्यकाल इतना छोटा क्यों था? सिर्फ 2 साल भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इतने कम साल वो प्रधानमंत्री के पद पर क्यों रहे? तो क्या होता है कि 10 जनवरी 1966 को अचानक ताशकंद में उनका देहांत हो गया, यानी कि नेहरू जी की मृत्यु हो गई। अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था ना कि क्यों हुई थी नेहरू जी की मृत्यु, क्योंकि वो ताशकंद समझौते पर गए थे। अब उसका वास्तविक कारण क्या है, क्यों ताशकंद में ही उनकी मृत्यु हुई है, तो किसी को नहीं पता है, अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर मृत्यु हो गई। और आपको पता है वो ताशकंद क्यों गए थे? ताशकंद समझौते के लिए। अब ये समझौता क्या है? देखो, 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था। ओके, तो इसी के लिए वो गए थे ताशकंद। तो देखो, 1966 में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच ताशकंद में समझौता हुआ था। क्यों हुआ था ये समझौता? दोनों देशों में शांति कायम करने के लिए, क्योंकि 1965 में हमारी लड़ाई हो चुकी थी, तो दोनों देशों में काफ़ी नफरत का भाव था। तो दोनों देशों में शांति कायम हो, अमन कायम हो, चैन कायम हो, इसलिए ताशकंद में समझौता हुआ था। और उसी ताशकंद यात्रा में ही शास्त्री जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, तो अब